वेलकम टू मिड डे मील एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। सो आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जो क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए उनको बता देता, पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आपको साइंस के लगभग हर चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट सारा लेक्चर मिल जाएगा, प्लस हर चैप्टर का नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर का भी नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड जरूर करिए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रिसाइज नोट्स आप लोग के लिए बनाया गया है, तो इसको जाके जरूर डाउनलोड करें, इसको जाके पढ़े। मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा नोट्स में वहाँ मेंशन किया हुआ है, पीडीएफ नोट्स से जाके आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल का 3 बेसिक कॉमन फीचर्स होता है। हर सेल का, कोई भी आप सेल ले लीजिए, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया, और प्लांट सेल का सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग जो बाहर में रहता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये जेली लाइक मटेरियल जो जेल में रहता है, जो ब्लू ब्लू आसमानी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस हो गया, जो ये न्यूक्लियस हो गया। तो कोई भी सेल में ये 3 चीज आपको कॉमन मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको सेल मेम्ब्रेन में हम लोग कहते हैं, वो क्या है? आउटर मोस्ट लिविंग थीन एंड डेलिकेट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। मीन्स सेल का सबसे भारी परत जो बहुत ही पतला और मुलायम होता है। मीन्स जैसे प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वाल होता है, बहुत ही कड़ा होता है, जैसे आप ट्री का जो ब्राउनी पार्ट देखते हैं, मगर जो सेल का होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है। इट अलाउस एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मीन्स अगर ये सेल है, इसके अंदर कुछ मटेरियल को जाना है, इसके बाहर कुछ मटेरियल को जाना है, तो कुछ ही मटेरियल को अंदर जाना अलाउ करता है, कुछ ही को बाहर अलाउ करता है। ये नहीं कि कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जा सकता है, कोई भी मटेरियल सेल के बाहर आ सकता है, वैसा नहीं होता है। सिलेक्टिव मटेरियल्स, मतलब कुछ ही मटेरियल को, सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही सेल के अंदर और बाहर, मतलब जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसलिए हम सेल में कह सकते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर एक्ट एज सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सबका मीनिंग एक ही हुआ। सेमी परमिएबल मीन्स फुल्ली परमिएबल नहीं, परमिएबल मीन्स एंट्री बैरियर नहीं होना, ठीक है, एंट्री बैरियर नहीं होना। तो सेमी परमिएबल है, मीन्स इसमें कुछ ही चीज जा सकता है, कुछ ही चीज बाहर आ सकता है, पूरा नहीं आ सकता। सिलेक्टिवली है, मीन्स सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। पार्शियली है, मीन्स कुछ पार्शियल आइटम ही अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, फुल्ली परमेबल नहीं है। डिफरेंशियली है, मीन्स कुछ डिफरेंशिएटेड थिंग्स ही अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। सबका ले देखिए एक ही मीनिंग है कि सेल जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है, वो कुछ ही सिलेक्टेड चीज को अंदर आने देता है, कुछ ही सिलेक्टेड चीज को बाहर आने देता है, ठीक है। तो इट हैज टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। हम लोग का जो सेल है उसका शेप जो है, ये उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और कैसे मदद करता है? इट एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है, जैसे सेल इसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है। जैसे कोई एक हाउस होता है तो उसका बाउंड्री, उसका मैकेनिकल बैरियर लगता है, पूरा हाउस को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये पूरा हाउस को प्रोटेक्ट करके रखा है, इसका ये वाल वैसे ही सेल को प्रोटेक्ट करके रखा है, मैकेनिकल बैरियर एक्ट कर रहा है। वो है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी चीज आता है पहले उसको इससे टकराना पड़ेगा, तभी उस सेल के अंदर के पार्ट से टकरा सकता है, ठीक है। प्लस इनर कंटेंट को लीक नहीं करता है, इसके अंदर रहता है। अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, सब तो बाहर जाता, बाहर आ जाता। इनर का जितना साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सब बहा के बाहर आता, मगर ये एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सब रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे कुछ सिलेक्टेड चीज अंदर जाता है, कुछ सिलेक्टेड चीज बाहर आता है। तो वो होता तो एक
बहुत ही प्रोसेस के तहत, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसमें वो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये एक टॉपिक ही है आप लोग का डिटेल में सिलेबस में। तो ऑस्मोसिस क्या है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पहले इसको अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि लो कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो समझ रहे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप ले सकते हो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जनरली वाटर से कह सकते हो, यहाँ वाटर ही जनरली रहता है, वाटर का ही खेल। ठीक है, तो पहले आप समझिए लो कंसंट्रेशन क्या हुआ। लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, इसमें आपने 10 ग्राम नमक डाला। ठीक है, 10 ग्राम नमक। यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे 30 ग्राम नमक डाला। ठीक है, 30 ग्राम नमक, तो ये हो गया हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या कंसंट्रेशन किसको डिनोट किया जाता है? हाई कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ नमक का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे? हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मगर ओवरऑल यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, जिससे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो उसमें सॉल्वेंट क्या क्या होता है? ज्यादा होता है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, जिसमें नमक ज्यादा है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल ज्यादा, उसमें सॉल्वेंट क्या होता है? कम होता है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है दोनों 1 लीटर, मगर परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है। यहाँ 10 ग्राम के सामने 1 लीटर है, तो सॉल्वेंट ज्यादा हुआ कंसंट्रेशन वाइज। यहाँ 30 ग्राम के सामने 1 लीटर है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, मीन्स यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा नजर आ रहा है आपको, और सेम वाटर यहाँ पे भी है, मगर ये हाई कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कम नजर आ रहा है, क्योंकि सब सॉल्यूट पार्टिकल द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। तो यहाँ वाटर ज्यादा, तो प्रेशर लगाएगा इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल का, जिसके कारण क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल उधर फ्लो कर जाएगा। उधर फ्लो करने से क्या होगा? इधर वाटर बढ़ जाएगा और इधर वाटर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको क्यों कह रहे हैं? कि देखिए सिर्फ वाटर, सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल तो यहीं पे है, फ्लो नहीं कर रहा है, मगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही फ्लो कर रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे एक फिल्टर पेपर होता है, आप गंदा पानी डालते हो, इसके ऊपर पोर करते हो गिलास से पानी, तो गंदगी का जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ऊपर रहता है और फिल्टर्ड पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे कि सिर्फ सॉल्वेंट को ही अलाउ कर रहा है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हो गया सेमी परमिएबल। ठीक है, तो ऑस्मोसिस समझे क्या हुआ? ऑस्मोसिस हुआ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और यहाँ पे देख सकते हैं रीजन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, एक होता है इंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनसाइड ए मटेरियल और सब्सटेंस इज नोन एज इंडोऑस्मोसिस। मींस अगर कोई मटेरियल और सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर अगर कोई मटेरियल ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जाता है तो उसको कहेंगे इंडोऑस्मोसिस। वहीं अगर सेल से कोई मटेरियल बाहर आता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। मींस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स outside a material is called exosmosis। ठीक है, is called exosmosis। देखिए यहाँ पे आप देख लिए, लो कंसंट्रेशन मींस मोर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट का प्रेशर इस साइड होगा और सॉल्वेंट मूव करेगा तो इधर बढ़ गया, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस आप समझ गए। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर
required to stop the phenomenon of osmosis is called osmotic pressure. मीन्स यहाँ पे जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हम प्रेशर लगाए कि ऑस्मोसिस जो है रुक जाएगा। यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे तो इधर फोर्स लगेगा, तो इधर जो लिक्विड का फोर्स था इधर भी फोर्स लगने से बैलेंस हो जाएगा, दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर देगा। वो तो बैलेंस लगाने के लिए हमको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा इधर वाला लिक्विड में। तो कितना प्रेशर लगाए जो यहाँ से लिक्विड आना बंद हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हम लोग वो देखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक हो गया इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कितना प्रेशर चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वो भी बढ़ता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, अभी बस जान लीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों सॉल्यूशन को लोग को डिफाइन भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। पहले लोग यहाँ समझेंगे, फिर एक पिक्टोरियल, एक पिक्चर से इसके बारे में और अच्छा से जानेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच इंडो ऑस्मोसिस टेक प्लेस, ठीक है, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जहां पे इंडो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स अगर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप अगर सेल रखे हैं, सेल अगर फिल कर जाता है इस सॉल्यूशन में, अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर मूव कर रहा होता है, तो क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, इंडोस्मोसिस हो रहा है, मटेरियल के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। वही अगर सेल से बाहर आ जाए मटेरियल इस सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। क्या, द सॉल्यूशन इन विच एक्सोऑस्मोसिस टेक प्लेस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच नाइदर एक्सोऑस्मोसिस नॉर इंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस। मींस ना तो वहां पे सेल के अंदर कुछ जा रहा है ना तो बाहर आ रहा है, उसको लोग क्या कहेंगे उस सॉल्यूशन में, तो उसको क्या, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आप रखते हैं, यहाँ सेल रखते हैं, तो अंदर ना तो अंदर जा रहा है ना तो बाहर जा रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ जा रहा है, तो ले दे के बराबर हो जा रहा है। अगर 1 ग्राम वाटर अंदर जा रहा है, मान लीजिए 1 ml वाटर अंदर जा रहा है, तो 1 ml वाटर बाहर भी आ जा रहा है, तो ले दे के उसमें ना कुछ अंदर गया ना बाहर गया, बात बराबर हो गया। तो इस सॉल्यूशन को लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे 3 तरह का हम लोग पढ़े, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें इंडो ऑस्मोसिस हो, ठीक है, मींस सेल के अंदर वाटर जाए। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, मीन्स वाटर का जब कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर में ज्यादा होगा कंसंट्रेशन वाइज, तो सेल के अंदर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का है जब सेल से वाटर बाहर आए। ऐसा कब होगा, जब सेल में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा हो, मतलब सेल का कंसंट्रेशन कम हो और बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मीन्स बाहर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो कंसंट्रेशन वाइज, तो अंदर से बाहर आने का कोशिश करेगा। और आइसोटोनिक में दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, तो जितना अंदर गया उतना बाहर आया कह सकते हैं, या फिर ना तो कुछ अंदर गया ना तो बाहर आया, वैसा कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये पिक्चर से देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल से बाहर आ रहा है, देखिए सेल पिचक गया बाहर आने के कारण, सिकुड़ गया क्योंकि सेल से वाटर बाहर आ रहा है सॉल्यूशन में, H2O बाहर आ रहा है। आइसोटोनिक में जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है, तो कह सकते जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेट चेंज 0 हो जा रहा है। वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है वाटर, देखिए H2O जो है सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस फॉर सेल। तो ऑस्मोसिस हम लोग को 2 चीज में मदद करता है, एक इट हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एक सेल के अंदर यूजफुल मटेरियल जो जाता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है, और सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो जो आता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आता है, ठीक है। इट हैज टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर,
ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। जब यूजफुल मटेरियल अंदर आता है, अनयूजफुल मटेरियल बाहर आते जाता है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है, तो सेल का जो एक मिनिमम जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन रहता है इससे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन था, ठीक है, सेल का, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन था सेल का, इसका कंपोजिशन ही किसका बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है तीन चीज का, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रोटीन जो होता है उसमें उसको कहते हैं लोग ग्लाइकोप्रोटीन। वो कितना 50% कंस्टिट्यूट करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 50% ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, वाइल द कार्बोहाइड्रेट जो उसमें रहता है सेल मेम्ब्रेन में, उसको लोग कहते हैं ग्लैक्टोज। यहाँ सेल मेम्ब्रेन लिखा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने जैसे पहले बोल चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें क्या सीखे हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीज का बना हुआ है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और वो 50% ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। जो प्रोटीन का बना है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट जो जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन रहता है उसको ग्लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस रिलेटेड विद सेल मेम्ब्रेन। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मींस यूजफुल मटेरियल जब सेल के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। किस फेनोमेनन से होता है? ऑस्मोसिस उसमें मेजर फेनोमेनन होता है। इंडोऑस्मोसिस का यूज करता है इंडोसाइटोसिस के लिए। उसमें एक मेजर फेनोमेनन क्या है? ऑस्मोसिस। एक्सोसाइटोसिस जब कोई अनयूजफुल मटेरियल जब सेल बाहर निकाल देता है, थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट, स्पेलिंग गलत है, वेस्ट ऐसा होगा यहाँ पे, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस यूजफुल मटेरियल का सेल के अंदर जाना, एक्सोसाइटोसिस वेस्ट मटेरियल का बाहर आ जाना। ऑस्मोसिस फेनोमेनन के थ्रू दोनों प्रोसेस गवर्न होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेल वाल के बारे में। जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में ही बोला था कि सेल वाल जो है प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसे प्लांट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये याद रखिएगा, ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है, फुल्ली परमेबल। ठीक है, सो अलाउड ऑल द मटेरियल पास थ्रू इट। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो था वो पार्सली परमेबल था, सब मटेरियल को अलाउ नहीं करता था, कुछ कुछ मटेरियल को ही अलाउ करता था। मगर जो ये आपका सेल वाल है वो फुल्ली परमेबल है। ठीक है, फुल्ली परमेबल, परमेबल मीन्स सब मटेरियल को ये अलाउ करता है अंदर जाना और बाहर आना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग है तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, शेप अंदर का प्रोटेक्ट, अंदर का स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन, तो अंदर का स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो शेप ऑफ द सेल है उसके कारण मेंटेन में रहेगा। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन देखेंगे जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो जो प्लांट सेल होता है वो कभी वाटर लॉस कर देता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होता है। तो प्लांट सेल जो होता है वाटर लूज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। मीन्स पहले ऐसा था सेल, इसको रखा गया तो वाटर लॉस करने के बाद वो सॉल्यूशन में वाटर लॉस करने के बाद सिकुड़ गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के जितना भी लिविंग कंटेंट हो गया सेल का तो वो सिकुड़ जाता है। तो उसको, इस फेनोमेनन को लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इस फेनोमेनन को लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सिंपल प्लांट सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर लॉस करता है और सिकुड़ जाता है, जिस फेनोमेनन को लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अभी न्यूक्लियस का हम लोग बेसिक जानेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। उसमें लोग नेक्स्ट लेक्चर में लोग न्यूक्लियस हो गया, उसके फीचर्स के बारे में और आगे साइटोप्लाज्म वगैरह के बारे में भी जानेंगे। अभी लोग न्यूक्लियस का बेसिक देख लेते क्या होता है। तो जैसे आदमी को कंट्रोल उसका ब्रेन करता है, ब्रेन सब डिसीजन लेता है आदमी का, आदमी क्या सोचता है क्या करता है, ब्रेन गवर्निंग बॉडी हो गया आदमी का। ठीक है, गवर्निंग बॉडी। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का हम लोग पढ़ते थे सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वैसे ही न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। मीन्स हर चीज को ये गवर्न करता है सेल का, हर चीज को ये मैनेज करता है, हर चीज को ये डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस है क्या? डेंस स्फेरिकल मार्क्स जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल बट इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड।
जनरली आपको सेंटर ऑफ द सेल में ही पाया जाएगा, मैं ये नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर में पाया जाएगा, थोड़ा इधर उधर फिक्स पोजीशन नहीं है, सराउंडेड। और जो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये न्यूक्लियस है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन को, इस डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, सराउंडेड बाय डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पोर्स विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब न्यूक्लियस को भी तो मटेरियल एक्सचेंज करना होगा अपना आउटर सराउंडिंग से, तो यहाँ पे पोर रहता है, नंबर ऑफ पोर्स, ठीक है, होल्स रहता है जिससे मटेरियल एक्सचेंज होता है। ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस अ डेंस लिक्विड इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे मैंने बताया था कि सेल में जो जेली लाइक लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आज अपना क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर 3 इसका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, और भी चैप्टर का लेक्चर अपलोड कर दिया गया और लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैप्टर का नोट्स जाके जरूर डाउनलोड करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। धन्यवाद।